देखो, टुडे वी आर डिस्कसिंग कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें जो वेवलेंथ और वेव नंबर डिफरेंट लाइंस की कैसे कैलकुलेट करेंगे ये पता कर रहे हैं अपन। देखो, if an electric discharge is passed through hydrogen gas and the emitted radiation is analyzed with the help of spectrograph, it is found to consist of a series of sharp lines in the ultraviolet, visible and infrared regions। ये तीन रीजन होते हैं, एक तो अल्ट्रावायलेट, एक विजिबल एंड इंफ्रारेड। अब देखो, दिस सीरीज ऑफ लाइंस इज नॉन एज लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये जो सीरीज है लाइन की, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन या लाइन स्पेक्ट्रम। ईच लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम करस्पॉन्ड्स टू ए लाइट ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ। स्पेक्ट्रम की जो भी लाइन है, पर्टिकुलर जो भी लाइन है, उसकी वेवलेंथ भी क्या है? पर्टिकुलर होगी। द एंटायर स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ वेरियस सीरीज ऑफ लाइन्स सच एज द लाइमन। अब वो जो सीरीज हैं उनके नाम बता रहा हूँ कि कौन कौन से नाम है उन सीरीज में, कौन कौन सी सीरीज बनेगी। देखो, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट एंड फुंड, ये सीरीज है, इनके नाम ध्यान रखना। लाइमन फर्स्ट सीरीज है, सेकंड कौन सी है? बामर, फिर थर्ड हो गई पाशन, फोर्थ हो गई ब्रैकेट एंड फिफ्थ क्या हो गई? फुंड सीरीज। अब अपन ने क्या किया था, कल मैंने बताया था आपको। देखो, एनर्जी कैसे निकाली थी अपन ने? E इजिकल टू -2π² mz² E4k² अपॉन n² h²। अब देखो, इसके अंदर z² और n², इसके अलावा बाकी सब चीज़ें क्या है? कांस्टेंट। कौन कौन सी? 2π m e k और h। ठीक है, इन सब कांस्टेंट को अपन ने एक नया कांस्टेंट मान लिया r डैश क्या है? कांस्टेंट है, वो उसकी वैल्यू क्या है? 2π² m E4k² अपॉन h²। ठीक है, ऑल आर कांस्टेंट। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए, जिससे बार बार अपने को ये पूरा नहीं लिखना पड़े, तो E इजिकल टू -r⁻z² अपॉन n²। ये एनर्जी आ गई। ठीक है, अब देखो डेल E क्या है? E2 - E1। डेल E क्या था? E2 - E1। E2 क्या है? एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल, और E1 क्या था? एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। बट अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, डेल E इज इक्वल टू क्या है? एच न्यू, और एच न्यू क्या है? hc अपॉन लैम्डा। ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू तो क्या हो गई डेल E की? hc अपॉन लैम्डा। E2 क्या हो गया? -r⁻z² अपॉन n²। ठीक है, अरे भाई E2 निकालेंगे, यहाँ E2 निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और माइनस क्या है? E1, तो E1 क्या हो गया? माइनस, ये माइनस तो इसका आ गया साइन, E2 - E1 का, और E1 की वैल्यू हो गई -r⁻z² अपॉन n²। ठीक है, लोअर माइनस हायर, ये क्या आ गया? एनर्जी का डिफरेंस आ गया। अब इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस। तो इसको पहले लिख लो, r⁻z² अपॉन n² माइनस r⁻z² अपॉन n²। ठीक है, तो देखो क्या आया था अपने पास? hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r⁻z², ब्रैकेट में क्या आ गया? 1 अपॉन n² माइनस 1 अपॉन n²। ठीक है, और 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? r⁻z² अपॉन ch। इस ch को इधर ट्रांसफ़र कर दिया अपन ने। ठीक है, तो ये क्या आ गया? ch, तो 1 अपॉन n² माइनस 1 अपॉन n²। अब देखो, r डैश क्या है? कांस्टेंट है, h क्या है? कांस्टेंट है, और c क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी कांस्टेंट होता है। तो इन तीनों कांस्टेंट का एक नया कांस्टेंट होता है r। किस किस का? r डैश का, h का और c का।
उसे अपन क्या बोलते हैं, रीडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 109,678 पर सेंटीमीटर। ये एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये गिवन होगी, तो वो जो भी वैल्यू दे रखी है आपको, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, राउंड ऑफ करके अपन इसको 700 भी लिख सकते हैं, तो जो भी दी हुई हो आपको वही यूज़ में लेनी है। तो फाइनल अपने पास क्या फार्मूला आ गया, 1/λ क्या है, वेवलेंथ, R क्या है, रीडबर्ग कांस्टेंट, Z क्या है, एटॉमिक नंबर, N1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल, और N2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल। अब देखो कैसे करेंगे, देयरफॉर wavelength and wave number of all these series can be expressed by a single formula 1/λ। तो 1/λ को क्या बोलते हैं अपन, न्यू बार। न्यू बार क्या होता है, वेव नंबर। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ये अपन ने इससे पहले पढ़ा था। तो वो क्या हो गया, RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है आप। ये वेव नंबर हो गया, N1 N2 लोअर एंड हायर एनर्जी लेवल हो गए। अब यहाँ ये नॉलेज आपको होनी चाहिए कि देखो सीरीज फर्स्ट कौन सी थी, लाइमन। लोअर एनर्जी लेवल, जो लोअर एनर्जी लेवल है लाइमन का, वो हमेशा क्या रहेगा, फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट रहेगा। और हायर क्या हो सकता है, फर्स्ट के बाद 2, 3, 4 एक्सेट्रा। और जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो कौन सी आएगी इसमें, अल्ट्रावायलेट। ठीक, बामर जो सीरीज है उसमें लोअर एनर्जी लेवल क्या रहेगा, हमेशा 2, और हायर कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से, 3, 4, 5। इसी तरह पाश्चन में 3, आगे हायर 4, 5, 6, ब्रैकेट में 4 लोअर रहेगा और हायर 5, 6, 7, और फुंड जो सीरीज स्टार्ट होगी वो लोअर एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए उसमें, 5, और उसके बाद 6, 7 एक्सेट्रा। अब इसको भी और बता देता हूँ। देखो हर एक सीरीज़ में भी कई लाइनें होती हैं, जैसे लाइमन सीरीज है। अगर लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की, जो लाइमन सीरीज है इसकी फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ और वेव नंबर निकालना है, तो अपन N1 तो हमेशा 1 ही लिखेंगे, तो N2 क्या लिखोगे, 2। समझ में आ रही बात। 1 और 2 को यूज़ में लेकर क्या निकालेंगे अपन, फर्स्ट लाइन की। लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन की वेवलेंथ निकालनी है, तो ये 1 रहेगा और ये क्या रहेगा, 3। ठीक, ऐसे चलता रहेगा। इसी तरह बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ या वेव नंबर निकालना हो तो N1 तो रखोगे 2 और N2 क्या होगा, 3। नेक्स्ट जो सेकंड लाइन होगी बामर सीरीज की, उसमें N1 क्या रहेगा, 2, और N2 क्या हो जाएगा, 4। ऐसे चलेगा। ठीक, ऑल लाइन्स इन द विजिबल रीजन आर ऑफ बामर सीरीज। अब देखो केवल बामर जो सीरीज है इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, विजिबल, जो उसकी रेंज है उसमें आ रही है। इसका मतलब बाकी ये तीनों किस में आएगी, इंफ्रारेड, और इससे पहले वाली क्या है, अल्ट्रावायलेट, और विजिबल रीजन कौन सा है, बामर सीरीज। अब एक एग्जाम्पल से ही बात समझ में आएगी कि देखो, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम्स जम्प्स फ्रॉम 4th लेवल टू 2nd लेवल। अब 4th से 2nd, तो हायर तो कौन सा हो गया, 4th, और लोअर कौन सा हो गया, 2nd। तो ये सीरीज कोई पूछे तो कौन सी होगी, बामर, क्योंकि जिसमें भी लोअर 2 होगा वो सब क्या होंगी, बामर। अब क्या था फार्मूला, 1/λ इज इक्वल टू RH। RH क्या है, रीडबर्ग कांस्टेंट, 1/N1² माइनस 1/N2²। अब हाइड्रोजन का Z² क्या होता है, Z² 1, तो रीडबर्ग कांस्टेंट क्या हो गया, वही 109,678। N1 की वैल्यू कितनी है, 2, N2 की वैल्यू कितनी है, 4। इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करा, उसके बाद इसको रेसिप्रोकल, क्योंकि ये तो वैल्यू किसकी आएगी, 1/λ की, अपने को किसकी निकालनी है, वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, 16/3 इंटू 109,678 सेंटीमीटर। इसके एंगस्ट्रम बना लो 4863 एंगस्ट्रम। ठीक, इसमें कन्वर्ट कर लो, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद क्या है, देखो, मेरिट्स ऑफ बोर थ्योरी। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ रेडियल
and energies in hydrogen atom are in good agreement with that calculate on the basis of Bohr's theory। तो अपन रेडियस निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं हाइड्रोजन की या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की, ये इससे अपन को ये बेनिफिट है। दूसरा क्या है कि बोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो अपन ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की जो डिफरेंट सीरीज़ थी उनमें जो डिफरेंट लाइन है उनकी अपन वेवलेंथ और वेवलेंथ भी इससे कैलकुलेट बोर्स मॉडल से की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ लिमिटेशंस भी है इसकी। देखो तो लिमिटेशंस कोई पूछे तो आपको ये बताना है लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी क्या है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं उनके ये स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपन, केवल वन इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स पे ये एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड जो इसका लिमिटेशन है वो क्या है, बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल टू अकाउंट फॉर द अफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जेमन अफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क अफेक्ट ऑन द स्पेक्ट्रम। कुल मिला के जो है बोर्स मॉडल जो है वो एक तो अफेक्ट होता है जेमन और एक होता है स्टार्क। ये दो अफेक्ट क्या है ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो स्टडी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जेमन अफेक्ट एंड स्टडी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन इलेक्ट्रिकल फील्ड वो क्या होता है स्टार्क अफेक्ट। ये दोनों ने इन्होंने स्टडी करी थी, वो बोर्स ने नहीं बताई थी। तो अपन को शॉर्ट में ये लिखना है जेमन अफेक्ट और स्टार्क अफेक्ट को, इन दोनों को भी अपन बोर्स मॉडल ने से हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द ब्रोगली इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।